लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? हरियाणा में मिट्टी वाला पूरा हो गया था ना। और मैंने मिट्टी के कितने प्रकार बताए थे? 6। किसके अनुसार 6 प्रकार थे? डॉक्टर जसवीर के अनुसार। ICAR के अनुसार कितने पार्ट थे? 8। ICAR की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में ICAR की स्थापना हुई थी। ICAR 8 बताता है और डॉक्टर जसवीर ने 6 बताए थे। डॉक्टर कोपेन ने क्या कहा था? हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में, आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी जलवायु। और एक हमने पढ़ा था, हाँ, ये जो ML भार्गव के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? 3। हरियाणा, बटियाना और कुरुक्षेत्र 3 भागों में बांटा था। ठीक है। फिर मिट्टी के हमने प्रकार पढ़े थे, उसमें तो एक अति हल्की मिट्टी पड़ी थी। ठीक है, एक हल्की मिट्टी पड़ी थी, एक मध्यम, एक भारी और एक अति भारी, एक चट्टानी या शिवालिक या गिरिपादीय मृदा पड़ी थी। अति हल्की मिट्टी है ना, इसमें मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, जल धारण करने की क्षमता कम होती है। और अति हल्की मिट्टी में कौन सा अनाज ज़्यादा होता है? मोटा अनाज ज़्यादा होता है और दालें ज़्यादा होती है। और ये मिट्टी भिवानी, ठीक है, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, ठीक है, मेवात और आपका यहाँ पर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में पाई जाती है। ठीक है। और इसके अति हल्की के बाद हल्की मिट्टी है ना, इसमें कौन सा अनाज ज़्यादा होता था? गेहूं ज़्यादा होती थी। अति हल्की मिट्टी में ना एक रेवाड़ी ऐड कर लेना और एक झज्जर, बाकी हल्की मिट्टी वाला एरिया आ जाएगा। ये मिट्टी नरम होती है और कृषि करना क्या होता था? उसमें आसान होता था। ठीक है। और इसे रोसली मिट्टी के नाम से भी जानते थे। इसे ये 2 प्रकार की थी, एक बलुई मिट्टी, एक अपेक्षाकृत बालू दोमट। अति हल्की मिट्टी को बालू मिट्टी के नाम से भी जानते थे। ठीक है। फिर हमने मध्यम मिट्टी पड़ी थी, वो कितने प्रकार की थी? 4। एक मोटी दोमट, ठीक है, एक मध्यम, एक दोमट और एक हल्की दोमट। ठीक है। और जो मोटी दोमट मेवाट में पाई जाती है, ओनली दोमट मध्य भाग में पाई जाती है। और हल्की दोमट अंबाला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और अंबाला, गुरुग्राम में पाई जाती है। चौथे नंबर पर हमने पढ़ी थी भारी मृदा। कौन सी मृदा पढ़ी थी बेटा? भारी मृदा। और भारी मृदा जो नदियों के आसपास के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारी मृदा पाई जाती है। और भारी मृदा का क्या बताई थी? और एक इसमें क्या होती है? धान ज़्यादा होती है। एक बहुत भारी मृदा होती थी। कौन सी मृदा होती थी? बहुत भारी मृदा। वो नदी के किस एरिया पर पाई जाती थी? किनारे पर पाई जाती थी। कौन सी मृदा? बहुत भारी मृदा। और एक हमने पढ़ी थी गिरिपादीय, शिवालिक या चट्टानी मिट्टी। और इसमें था कि ये पाई जाती है जो अंबाला की नारायणगढ़ में, जगाधरी के यमुनानगर के जगाधरी में और कालका पंचकुला में। गिरिपादीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में कंगी या घर के नाम से जाना जाता है। यमुना घग्गर के बाढ़ के मैदान को किस नाम से जाना जाता था? कांप मृदा के नाम से जाना जाता था। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी हरियाणा में कितने % है? 32% हिस्से पर पाई। हरियाणा में कृषि उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और एक हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीले रंग की पहाड़ी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शिवालिक या गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है। कल वो पढ़ लिया था ना? वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया था? वेरी गुड। ठीक है। आज हम ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा के। लिख लो, प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध उपन्यास और
उपन्यासकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रही हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार का टॉपिक है, पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग बेटा पहले तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्जाम में आया करता था, आगे भी चांस रहेंगे। अगर प्रसिद्ध उपन्यास की बात करूँ ना, एक आता है हरियाणा का पहला उपन्यास जाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा होता था? जाड़ू फिरी होता था। ये सबसे ज़्यादा HSSC का पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा का, लिख लो, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा होता था? जाड़ू फिरी होता था। लिख लो, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा होता था? तो हरियाणा का बेटा पहला उपन्यास होता था, वो कौन सा होता था? जाड़ू फिरी होता था। ठीक है, और जाड़ू फिरी, अगर ये क्वेश्चन आए ना, हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन होता था? मोहन चोपड़ा। हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन सा होता था? मोहन चोपड़ा होता था। लिख लो, हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन होता था? मोहन चोपड़ा होते थे। लिख लो, हरियाणा के पहले सफल उपन्यासकार कौन होते थे बेटा? मोहन चोपड़ा होते थे। हरियाणा का पहला सफल उपन्यास कौन सा होता था? जाड़ू फिरी। और पहले सफल उपन्यासकार कौन होते थे? मोहन चोपड़ा होते थे। और हरियाणा के पहले उपन्यासकार, पहले उपन्यासकार राजा राम शास्त्री होते थे। कौन होते थे? राजा राम शास्त्री होते थे। लिख लो, हरियाणा के पहले उपन्यासकार कौन होते थे? राजा राम शास्त्री होते थे। हरियाणा के पहले उपन्यासकार कौन होते थे? तो हरियाणा के पहले उपन्यासकार कौन होते थे बेटा? राजा राम शास्त्री। अगर सिंपल सी बात है, हरियाणा का पहला उपन्यास जाड़ू फिरी है, तो वो पहले उपन्यासकार ने ही लिखा होगा ना। कोई चीज़ पहली है तो उसका राइटर भी तो पहला ही होगा ना। तो हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? जाड़ू फिरी। और पहले उपन्यासकार कौन होते थे बेटा? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री की एक रचना पूछी जाती है, ईख की खेती। लिख लो, ईख की खेती प्रहसन किसका था? ये भी राजा राम शास्त्री का होता था। लिख लो, ईख की खेती प्रहसन या रचना किसकी होती थी? राजा राम शास्त्री की होती थी। लिख लो, ईख की खेती, ईख की खेती रचना भी किसकी होती थी? राजा राम शास्त्री की। रचना का नाम क्या होता था? ईख की खेती। जाड़ू फिरी भी किसका होता था? राजा राम शास्त्री का। ईख की खेती रचना किसकी होती थी? राजा राम शास्त्री की। रचना का नाम क्या होता था? ईख की खेती होता था। ठीक है, एक बार आया था बेटा लाल धूप रचना उपन्यास, लाल धूप, अमृत लाल मदान की। अमृत लाल मदान का उपन्यास होता था। लाल धूप किसका होता था बेटा? अमृत लाल मदान का होता था। लिख लो, लाल धूप उपन्यास किसका होता था? अमृत लाल मदान का होता था। लिख लो, लाल धूप उपन्यास किसका होता था? अमृत लाल मदान का होता था। लिख लो, लाल धूप उपन्यास किसका होता था? अमृत लाल मदान का होता था। कौन सा उपन्यास था बेटा? लाल धूप किसका उपन्यास होता था? अमृत लाल मदान का होता था। याद करना मुश्किल नहीं है, वैसे तो दोनों के अंदर लाल लाल है, याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ जो धूप होती है ना बेटा, उसी के अंदर क्या मिलेगा हमें? अमृत मिलेगा। धूप के अंदर क्या मिलेगा? अमृत। एक इतिहासकार कहते थे बेटा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप तपोगे ना, उतनी ज़्यादा आप निखरते जाओगे। जितनी प्रैक्टिस आप यहाँ पर करोगे ना, जितना पेन आप यहाँ पर घिसाओगे ना, आपको एग्ज़ाम में पेन घिसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पेन आप कम घसाओगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा घसाना पड़ेगा, तो वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कोचिंग क्या होता है बेटा? मैथ्स के जो सम है ना,
कोई इंसान उसको 5 मिनट में करता है, कोई इंसान उसको 30 सेकंड में करता है, कोई उसको 10 मिनट में करता है। ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, ठीक है, कोई भी हमें जैसे साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट का, हम कहते थे माना मूलधन 100 रुपये। ठीक है, ऐसे ही किया करते थे ना, और पूरा मतलब कॉपी भर जाती थी और लास्ट में आंसर आता था। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो हम डायरेक्ट 30 सेकंड में वो चीज़ देखते ही सिंप्लीफिकेशन होती है, सिंप्लीफिकेशन हाथों हाथ है हमें कर देते हैं। मैं तो लगभग है ना, जिसको सिंप्लीफिकेशन आ गई ना उसको लगभग 50% है मैथ आ गया। ठीक है, बैंकिंग में हम सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा काम किया करते थे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स बचपन से ही मैथ्स में हाथ तंग था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन इतनी अच्छी होती थी कि कभी फेल नहीं होने देती थी। क्योंकि बैंकिंग में मैथ्स इसलिए पढ़ना पड़ता था क्योंकि बैंकिंग का हर सेगमेंट क्लियर करना ज़रूरी होता था। अगर एक सेगमेंट भी रह गया तो रिजल्ट में हमें फेल हो जाते थे, इसलिए मैथ्स पढ़ते थे। मैथ्स में जब वो सर बताते थे एक परसेंटेज पढ़ लो, ठीक है, एक नंबर सिस्टम पढ़ लो, लगभग 60 से 70% मैथ है ना, इसी से आपका सोल्व हो जाएगा। टाइम एंड वर्क ये इसी में तो आता है, सारा नंबर सिस्टम का ही खेल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जिस बच्चे को मैथ सीखना है ना, एक परसेंटेज और एक नंबर सिस्टम, लगभग सारा का सारा मैथ्स है ना, इसी पर ये 2 टॉपिक पर कमांड बना लो। ठीक है, 10 नंबर का मैथ्स आया तो 6 या 7 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कई बच्चे मैथ्स को दरकिनार कर देते हैं, कई इंग्लिश को दरकिनार कर देते हैं। आज वो टाइम है बेटा जब आप एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना कंप्लीटली, तो शायद कामयाब नहीं हो पाओगे। हाँ, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता ना, अगर वो 10 का हो ना, तो कोशिश करो 6 या 7 नंबर उसमें भी आप ले लो। उस लेवल पर आपको पहुंचना ही होगा। पहले एक सब्जेक्ट छोड़ते थे ना, तो हो सकता है हम कामयाब हो जाते थे, लेकिन अभी वो दौर चला गया। अब आपको हर सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश आए या ना आए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो। आपने 50 इंग्लिश के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना, पहले प्रैक्टिस सेट में सपोज करो आपका 1 नंबर आता है, गारंटी देता हूँ शिद्दत से 50 लगा लेना। अगर 10 की इंग्लिश आ रही है ना, आप 6-7 पर पहुंच जाओगे। ओनली 50 प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इन चीज़ों में। ठीक है, केवल 50 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा लो इंग्लिश का, 1 नंबर से 6 से 7 नंबर पर आप गारंटेड पहुंच जाओगे। लेकिन हम तो दरकिनार कर देते हैं ना, इंग्लिश तो हमें आनी ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज आ जाती है, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना। इंग्लिश एक हवा बना रखा है हमने, इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, इंग्लिश को जैसे हिंदी को अपन लैंग्वेज के तौर आती हिंदी भी नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, हम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा गलत करते हो आप, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होते हो आप कि ये तो हमारी मदर लैंग्वेज है, इसे तो हमें कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, नंबर कटवाती है। तो लाल धूप, जो धूप में तपेगा वो क्या पाएगा बेटा? गांव की ओर, गांव की ओर मधुकांत की रचना थी, मधुकांत की रचना होती थी। लिख लो, गांव की ओर किसकी रचना होती थी? मधुकांत की रचना होती थी। लिख लो, गांव की ओर किसकी रचना होती थी बेटा? मधुकांत की रचना होती थी। लिख लो, गांव की ओर किसकी रचना होती थी? मधुकांत की रचना होती थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम गांव की ओर जाते हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? मधु मिलेगा। ठीक है, गांव की ओर हमें क्या मिलेगा? शहद मिलेगा, क्योंकि गांव में पेड़ पौधे होंगे और पेड़ पौधों पर मधुमक्खी के क्या मिलेंगे? हमें छत्ते मिलेंगे। मधुमक्खी के छत्ते कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे शहर में ज़्यादा होते हैं, गांव में? गांव में होते हैं ना। तो गांव की ओर हमें क्या मिलेगा बेटा? मधु मिलेगा। तो मधुकांत की रचना कौन सी होती थी? गांव की ओर होती थी। गांव की ओर किसकी रचना होती थी? मधुकांत की रचना होती थी। एक लाल धूप है बेटा, एक लाल पसीना है, लाल पसीना, ये अभिमन्यु अनंत की रचना होती थी। अभिमन्यु अनंत की रचना कौन सी होती थी? लाल पसीना। लिख लो, अभिमन्यु अनंत की कौन सी रचना होती थी? अभिमन्यु अनंत की कौन सी रचना होती थी? लिख लो, अभिमन्यु अनंत की
कौन सी रचना होती थी? लाल पसीना। लाल धूप किसकी होती थी? अमृत लाल मदान। धूप में क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। ठीक है, अगर जीवन में ना कामयाब होना है ना बेटा, तो आपको पसीना किसकी तरह बहाना होगा? अभिमन्यु। ये मतलब अभिमन्यु अनंत की कौन सी रचना होती थी? लाल पसीना। जीवन में कामयाब होना है ना, तो किसकी तरह पसीना बहाना होगा? अभिमन्यु की तरह पसीना बहाना होगा। अभिमन्यु है ना, मतलब वो चक्रव्यूह तोड़ते हुए अंदर पहुंच गया और उसने ऑलमोस्ट सारा का सारा चक्रव्यूह तोड़ दिया। मारा इसलिए गया क्योंकि उसको पता नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि वो चक्रव्यूह तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लगभग जो पांडव जितने भी योद्धा थे ना, सेना जो सैनिक थे, वो चक्रव्यूह में जाते ही मर जाते थे। ऐसा चक्रव्यूह रचा हुआ था। भूल भुलैया टाइप का क्या होता था बेटा? वो चक्रव्यूह होता था। या तो अर्जुन तोड़ सकता था उस चक्रव्यूह को, ठीक है, या जिसने रचा, गुरु द्रोणाचार्य ने रचा, वो तोड़ सकते थे। और अभिमन्यु ने ये चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ की गर्भ में सीखा था। ठीक है, और जब अर्जुन उसको अपनी पत्नी को कहानी बता रहे थे, तो उसकी पत्नी ने आधी कहानी सुनी और लास्ट में क्या आ गई? नींद आ गई। तो अभिमन्यु पैदा होने वाला था, अगर माँ सोएगी तो उसका बच्चा भी ओबियस सी बात है सो जाएगा। अगर जीवन में बेटा क्या करना है? अभिमन्यु की तरह पसीना बहाना होगा। अगर जीवन में क्या होना है? कामयाब होना है। गांव की ओर क्या मिलेगा? मधु मिलेगा। ठीक है, लाल धूप किसकी रचना होती थी? अमृत लाल मदान की। धूप में अमृत मिलेगा, गांव में मधु मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है, टूटते बंधन। टूटते बंधन, ठीक है, ये 2-3 लिख लो। टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, लिख लो। टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना। ठीक है, सीप के मोती, सीप के मोती, ये रचना होती थी हेमराज निर्गम की। किसकी होती थी बेटा? हेमराज निर्गम की। और भी रचना है, वो भी ट्रिक वाइज करवाएंगे। ठीक है, एक बार लिखो, टूटते बंधन, प्रतीक्षा, टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना, सीप के मोती। टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना और सीप के मोती किसकी रचना होती थी बेटा? हेमराज निर्गम की रचना होती थी। कौन कौन सी होती थी? टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना। टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना। ठीक है, सीप के मोती किसकी रचना होती थी? हेमराज निर्गम की रचना होती थी। याद करना मुश्किल नहीं है। निर्गम, निर्गम को हम पढ़ेंगे निर्दयी। ठीक है, निर्गम को क्या पढ़ेंगे बेटा? निर्दयी पढ़ेंगे। ठीक है, निर्गम को क्या पढ़ेंगे? निर्दयी पढ़ेंगे। हेमराज में राज, जो राजा होता है ना, उसको क्या होना पड़ता है? निर्दयी होना पड़ता है। ठीक है, अब सम्राट अशोक ने जीवन के अंतिम टाइम में बौद्ध धर्म अपना लिया, तो अशोक निर्दयी नहीं था, तो दूसरे राजाओं ने अशोक के उत्तराधिकारियों का क्या छीन लिया? राज छीन लिया। ठीक है बेटा, जो मतलब जिस इंसान के पास कुछ होता नहीं है ना, वही इंसान दिखावा करता है। ठीक है, जंगल का राजा शेर होता है ना, शेर कभी नहीं कहता कि मैं राजा हूं। ठीक है, शेर कभी नहीं कहता मैं क्या हूं? राजा हूं। जंगल की खामोशी बता देती है कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। ठीक है, शेर ने कभी क्या नहीं किया है? दिखावा। जो बड़े लोग होते हैं ना, रियल में बड़े लोग होते हैं, वो कभी भी अपने पद का क्या नहीं करेंगे? दिखावा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई दिखावा वही इंसान करता है जिसने कुछ जिंदगी में देखा नहीं हुआ, हम कहते हैं ना। ठीक है, मतलब जिस इंसान के पास दौलत नई नई आती है ना, वही इंसान क्या करता है? दिखावा करता है। हम कहते हैं ना, ये तो दादलाई रईस है। ठीक है, जिसके दादा परदादा उसके पास पैसा होता है ना, तो वो इंसान कभी भी क्या नहीं करेगा? दिखावा। जीवन में बेटा कभी भी किसी भी पद पर पहुंच जाना, लेकिन जीवन में कभी भी दिखावा मत करना। अगर आप दिखावा करोगे ना, तो इससे सीधा का सीधा आपकी परवरिश पर क्या उठेगा?
सवाल उठेगा कि इसके मम्मी पापा ने इसको क्या सिखाया। आप कोई अच्छा काम करोगे ना तो आपके मम्मी पापा का नाम होगा। जिस दिन आप गलत काम करोगे ना, उंगली उठेगी आपके मम्मी पापा पर, फला इंसान का लड़का है। ठीक है, ये चीजें होती है। आप कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी पापा के भी मतलब नाम को बहुत ऊंचे तक पहुंचा देते हैं, और कई अपने दादा के नाम को भी मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो जीवन में देखो, कामयाब होना ना होना एक सेकेंडरी थिंग होती है बेटा। हर इंसान जॉब के लिए नहीं बनता, लेकिन जीवन में ऐसा हुनर आपको विकसित करना है कि हम जहां भी जाए ना, एक तो अपने मम्मी पापा का नाम खराब नहीं करना है, एक अपने को अपने गांव का नाम खराब नहीं करना है। गांव के बाद आता है आपका शहर आएगा। पहले आपको अपने मम्मी पापा की, फिर आपको गांव की सोचनी है। छोटी छोटे बदलाव खुद के अंदर करते जाओ, चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। ठीक है, आपका व्यवहार होता है ना, वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। कोई ऐसे इंसान होते हैं, हम उनसे एक बार मिल लेना, हमारा दिल करता है कि हम उस इंसान से दोबारा मिले। ठीक है, केवल 5 मिनट मिला है वो इंसान, और कई डेली अपने पास होते हैं, फिर भी सोचे यार ये ना मिले तो ठीक है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पर करेगी? आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब निर्गम को क्या पढ़ेंगे? निर्दयी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? निर्दयी। जो निर्दयी लोग होते हैं ना, दूसरों से क्या तोड़ लेते हैं? जो दूसरों से क्या, वो दूसरों को कहते हैं भाई मुझे भूल जाना, मेरी क्या मत करना, प्रतीक्षा मत करना। जो निर्दयी लोग होते हैं ना, वो कहेंगे मुझे भूल जाना। वो दूसरों से क्या तोड़ लेंगे? बंधन। वो कहेंगे मेरी प्रतीक्षा मत करना। मैं क्या लेने जा रहा हूं? मोती लेने जा रहा हूं। लेकर खाली हाथ आएंगे ऐसे लोग। ठीक है, जीवन में ऐसे लोग क्या आएंगे बेटा? खाली हाथ आएंगे। हेमराज निर्गम की रचना क्या रहेगी? टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना, सीप के मोती। किसकी रचना होती थी? हेमराज निर्गम की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी? हेमराज निर्गम की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी बेटा? हेमराज निर्गम की रचना होती थी। लिख लो, बूढ़ी सुहागिन। बूढ़ी बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। जय नारायण कौशिक की रचना होती। लिख लो, बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। इंपॉर्टेंट है बेटा, बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। लिख लो, बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। इंपॉर्टेंट है बेटा, बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। ठीक है, किसकी रचना होती थी? जय नारायण कौशिक की। कौन कौन सी रचना होती थी? बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल। किसकी रचना होती थी बेटा? जय नारायण कौशिक की रचना होती थी। ठीक है, याद कैसे करोगे? जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तभी हमें किसकी याद आएगी? नारायण की याद आएगी। ठीक है, मतलब बूढ़े होने के बाद हम कहते हैं कि अब तो बूढ़ा हो गया है, अब तो भगवान को क्या कर ले? याद कर ले। ठीक है, लेकिन हम भगवान को कभी याद नहीं करते हैं बेटा। भगवान और माँ है ना, जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तब याद आती है उनकी, अदरवाइज हमें कभी भी याद नहीं आती है। ठीक है, भगवान की याद आएगी रात को 12 बजे अकेले जा रहे हो, ठीक है, तब हनुमान चालीसा पढ़ोगे आप, अदरवाइज हनुमान जी याद आपको नहीं आते हैं। रात को 12 बज गए, अकेले घर आ रहे हो, तब है ना, कहीं से कोई बिल्ली भी कोई वो शोर करेगी ना, तब पता चलेगा कि बालाजी महाराज की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो नारायण यानी भगवान याद कब आएंगे? जब हम किस में होंगे? मुसीबत में होंगे। ठीक है, एक बार एक लड़का था बेटा, उसके ना भगवान साथ साथ रहते थे, वो भगवान के बहुत ज्यादा करीब था, भगवान की भक्ति किया करता था वो लड़का। ठीक है, और वो लड़का है ना, जब उसको मतलब ये पता करना होता भगवान तेरे साथ है या नहीं है, ठीक है, वो क्या करता था? वो धूप में चलता था, और धूप में उसका एक साया नहीं बनते थे। कितने साये बनते थे? 2 साये बनते थे। तो उसको पता होता था एक मैं हूं और एक क्या है? भगवान है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, एक दिन उस इंसान पर क्या आ गई? मुसीबत आ गई। क्या आ गई? उस इंसान पर मुसीबत आ गई। ठीक है,
और मुसीबत जब इंसान पर आई ना तो वो चेक करने के लिए ना, मतलब जो पानी वाली जगह है ना, ठीक है, जहां पर रेत बिखरी होती है, क्योंकि रेत पर हम चलेंगे ना तो हमारे पैरों के क्या बनते हैं, निशान बनते हैं। तो उसको पता था अगर भगवान साथ है तो उनके पैर के भी क्या बनेंगे, निशान बनेंगे। लेकिन जिस दिन उस पर मुसीबत आई ना, वो चला तो 2 ही पैरों के निशान आए उसके खुद के। वो कहता है कि जब मुसीबत आई तो भगवान ने भी मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी 2 ही उसके निशान बन रहे थे। इंसान के 2 ही पैर होते हैं ना, अगर भगवान होते तो कितने पैरों के निशान होते, 4 पैरों के निशान होते ना। तो वो है ना, रात को रोते हुए मतलब भगवान को याद किया, भगवान उसके सपने में आए। बोला बेटा रो क्यों रहा है, बोला मुसीबत में ना लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ा ही था, हे भगवान आपने भी मेरा क्या छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा बेटा मैंने तेरा साथ है कब छोड़ा था, बोला मैं ना मिट्टी पर चला तो मेरे पैर के निशान आए थे। भगवान ने कहा पागल, जब तेरे पर मुसीबत आई ना मैंने तेरे को गोद में उठा लिया, वो तेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इंसान भगवान पर विश्वास करेगा ना तो भगवान उसके साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। भगवान उसका मुसीबत में भी क्या नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। एक हम कहते हैं कि मैं मतलब है ना, मैं भगवान को बहुत याद करता हूं, भगवान मेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारा भ्रम है। ठीक है, हम अपनी नजर में क्या है, सही है। नजर में भगवान की जब सही होगे ना तब काम चलेगा। अपनी नजर में तो गलत कौन होता है। ठीक है, रावण की नजर में भी तो राम गलत था ना। ठीक है, नजरिए का फर्क होता है बेटा। हम राम को भगवान मानते हैं, रावण की नजर में राम क्या था, गलत था। ठीक है, आपकी नजर में कोई इंसान गलत हो जरूरी नहीं है कि वो इंसान है गलत हो। ठीक है, हर इंसान हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता और हर इंसान हर किसी के लिए गलत है नहीं हो सकता। ये आपके नजरिए का फर्क है बेटा। माटी का मोल, ये भी किसकी रचना थी। अब माटी का मोल इंसान को तो पता नहीं है, किसको पता है, नारायण को पता है। माटी का मोल इंसान को तो पता नहीं है बेटा, किसको पता है, नारायण को। एक है अमानत एक शहीद की, बताएगा कोई किसकी थी अमानत एक शहीद की, कृष्ण बाछल की रचना होती थी। लिख लो, अमानत एक शहीद की, अमानत एक शहीद की, इंपॉर्टेंट है बेटा। अमानत एक शहीद की किसकी रचना होती थी, कृष्ण बाछल की रचना होती। लिख लो, अमानत एक शहीद की, अमानत एक शहीद की, अमानत एक शहीद की किसकी रचना होती थी बेटा, कृष्ण बाछल की रचना होती थी। कौन सी रचना होती थी, अमानत एक शहीद की किसकी रचना होती थी, कृष्ण बाछल की रचना होती थी। अब कोई भी इंसान, शहीद कौन होता है बेटा, फौजी भाई शहीद होते हैं ना। ठीक है, शहीद कौन होता है, फौजी भाई शहीद होता है ना, क्योंकि वो बॉर्डर पर जाता है। तो फौजी भाई जब बॉर्डर पर जाता है ना तो उसकी माँ किसको याद करती है, कृष्ण भगवान को याद करती है कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापिस आए। तो अमानत एक शहीद की किसकी रचना होगी, कृष्ण बाछल। टूटा हुआ आदमी, मोहन चोपड़ा। लिख लो, टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी। लिख लो, सुबह से पहले, सुबह से पहले, कब से पहले, सुबह से। ये नए लोग, ये नए लोग। लिख लो, एक छाया, एक छाया और मैं, एक छाया और मैं, नीड के आगे, नीड के आगे। एक है बाहें या बोहें। ठीक है, ये सारी की सारी रचना किसकी होती थी बेटा, मोहन चोपड़ा। तो हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार किसे कहा जाता है, मोहन चोपड़ा को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार किसको कहा जाता है, मोहन चोपड़ा को हरियाणा का क्या कहा जाता है, पहला सफल उपन्यासकार कहा जाता है। कौन कौन सी रचना थी बेटा इनकी, मोहन चोपड़ा की, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग, एक छाया और मैं, नीड के आगे, बाहें या बोहें। ये किसकी रचना होती थी,
मोहन चोपड़ा की रचना होती थी। ठीक है, हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन सा था? मोहन चोपड़ा। तो इसकी रचना पूछी जाएगी। ठीक है, ज्यादा इसकी रचना ये आती है बेटा, टूटा हुआ आदमी, 101% ये रचना आएगी। ठीक है, टूटा हुआ आदमी लिख लो। टूटा हुआ आदमी किसकी रचना होती थी? मोहन चोपड़ा की। जैसे एक शहीद, एक फौजी भाई मतलब जब बॉर्डर पर जाता है तो उसकी माँ किसको याद करेगी? किरसन। तो अमानत एक शहीद की, किरसन बादशल की। ठीक है, अब जैसे माटी का मोल किसको पता है? नारायण को। और बूढ़ी और बुढ़ापे में हम किसको याद करते हैं? नारायण। तो बूढ़ी सुहागिन और कौन सी थी? माटी का मोल। अब याद कैसे करोगे? टूटा हुआ आदमी, जो आदमी बिल्कुल टूट जाता है ना, तो उसको कौन याद आते हैं? मोहन याद आते हैं, भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। जब इंसान टूट जाता है, ठीक है, इंसान टूट जाता है तो उसे कौन याद आते हैं? मोहन याद, भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। ठीक है, और इंसान टूटता कब है? जब उसको नए लोग क्या दे देते हैं? धोखा दे देते हैं। नए लोग उसको धोखा दे देते हैं तो वो इंसान टूट जाता है। और टूटा हुआ इंसान किसको याद करता है? भगवान श्री कृष्ण को या मोहन को याद करता है। ठीक है, और उनको कहता है कि एक छाया और मैं। ठीक है, बोला एक तुम हो और एक मैं हूं, बाकी तो सब क्या है? छाया है। ठीक है, तो एक तुम हो और एक मैं, यानी वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं मोहन एक तो तुम हो और एक मैं, बाकी क्या है? छाया। तो एक छाया और मैं। भगवान मोहन आप आओ, मैं आपके लिए क्या बिछा रहा हूं? बाहें फैलाकर आपका क्या कर रहा हूं? मैं इंतजार कर रहा हूं। नीड के आगे, भीड़ के आगे। नीड के आगे को क्या पढ़ोगे? इस भीड़ के आगे भगवान मोहन मैं आपका बाहें फैलाए इंतजार कर रहा हूं। तो टूटा हुआ आदमी सुबह से पहले, सुबह सुबह हम किसको याद करेंगे? मोहन को याद करेंगे। ठीक है, और ये नए लोग, ठीक है, तो मोहन को हम कहते हैं, सुबह सुबह कहते हैं भगवान मोहन मैं टूट चुका हूं और ये नए लोगों ने मुझे क्या दे दिया है? धोखा। ठीक है, अब एक तुम हो और एक मैं, बाकी क्या है? छाया है। और मैं भीड़ के आगे तुम्हें याद करता हूं। तो नीड के आगे ये सारी की सारी किसकी रचना होती थी? मोहन चोपड़ा। एक है बेटा साए अपने अपने, हाँ वेरी गुड, राजकुमार निजात की साए अपने अपने। साए अपने अपने, राजकुमार निजात की रचना होती थी। साए अपने अपने किसकी रचना होती थी? राजकुमार निजात की रचना होती थी। लिख लो, साए अपने अपने किसकी रचना होती थी? राजकुमार निजात की रचना का नाम क्या होता था बेटा? साए अपने अपने होते थे। लिख लो, राजकुमार निजात की रचना का नाम क्या होता था? साए अपने अपने। राजकुमार निजात की रचना का नाम क्या होता था? साए अपने अपने होता था। ठीक है, याद कैसे करोगे? जो राजा होता है ना बेटा, ठीक है, राजा मतलब है राजकुमार। जो राजा होता है ना, ठीक है, वो कभी भी अपनों का काम नहीं करता, क्योंकि राजा तो सारी प्रजा के लिए क्या होता है? समान होता है। ठीक है, जैसे सुना होगा अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। ठीक है, तो अंधा अगर रेवड़ी बांटेगा ना तो अपनों अपनों को देगा। ठीक है, तो राजा होता है ना, ठीक है, रियल में जो राजा होगा ना तो वो अपनों का ध्यान नहीं रखेगा, वो सारी किसका ध्यान रखेगा? प्रजा का ध्यान रखेगा, क्योंकि प्रजा का ही क्या होता है बेटा? राजा होता है। तो साए अपने अपने किसकी रचना होती थी? राजकुमार निजात की रचना पूछी गई है। ये डबल अंडरलाइन कर लो बेटा, ये रचना आ गई है, डबल अंडरलाइन करके लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, एक बार आया था मेहंदी रचे हाथ, रमेश चंद्र कौशिक। मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी रचे हाथ, रमेश चंद्र कौशिक की कौन सी रचना होती थी बेटा? मेहंदी रचे हाथ। लिख लो, अभिमन्यु अनंत की कौन सी होती थी? लाल पसीना। अंधा सफर लिख लो, किरसन मदहोश। अंधा सफर, किरसन लिख लो मदहोश। अंधा सफर,
अमानत एक शहीद की किसकी थी? किरसन बाछल। बन और पगडंडिया, बन और पगडंडिया उर्मी किरसन की रचना होती थी। उर्मी किरसन की रचना होती थी। एक बार लिख लो फिर याद कराते हैं। अमानत एक शहीद की किसकी होती थी बेटा? एक तरासे हुए पत्थर, बिल्कुल तरासे हुए पत्थर, तरासे हुए पत्थर लाल बहादुर, लाल बहादुर, ठीक है, एक जाल। ये सारी की सारी ये तीनों रचनाएं हेमराज निर्गम की होती थी। हेमराज निर्गम की होती थी। एक बार लिख लो फिर याद कराते हैं। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र कौशिक की होती थी। अंधा सपर किरसन मदहोश की होती थी। उर्मी किरसन की कौन सी होती थी? बन और पगडंडिया, बन और पगडंडिया, ठीक है। हेमराज निर्गम की एक थी बसंत फिर आएगा। कौन सी रचना थी बेटा? बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा। ये चारों रचना किसकी होती थी? हेमराज निर्गम की रचना होती थी बसंत फिर आएगा। एक लिख लो डॉक्टर शशि भूषण की अपने पराये, अपने पराये। डॉक्टर शशि भूषण की रचना होती थी अपने पराये। डॉक्टर शशि भूषण की रचना कौन सी होती थी? अपने पराये जानी अनजानी राहें, जानी अनजानी राहें। एक बार लिख लो फिर याद करा देंगे। अपने पराये जानी अनजानी राहें, लिख लो अपने पराये। साई अपने अपने किसकी थी? अभी तो करवाई थी, राजकुमार निजात की थी। साई अपने अपने किसकी थी? राजकुमार निजात की रचना होती थी, ठीक है। एक पूछा गया था अंधा सफर किरसन महादेव की, लिख लो अंधा सफर, अंधा सफर किरसन महादेव की रचना कौन सी होती थी बेटा? अंधा सफर होती थी। अंधा सफर किसकी होती थी? किरसन महादेव। ये मदहोश भी है और नहा आए तो किरसन महादेव की रचना कौन सी होती थी? अंधा सफर होती थी। एक बार लिख लो फिर याद कराते हैं। सारे लिख लिए क्या? एक बार लिखो फिर ट्रिक वाइज याद करा देंगे सारे। राइट डाउन कर लिए सभी ने? पीछे राइट डाउन हो गए सभी के? ठीक है। तो अब जैसे हेमराज निर्गम की हमने कई रचना ट्रिक वाइज पढ़ी थी, ठीक है। पहले मैंने कहा था प्रतीक्षा पढ़ी थी, टूटते बंधन पढ़ी थी, मुझे भूल जाना पढ़ी थी, सीप के मोती। मैंने कहा था जो निर्दयी आदमी होते हैं ना वो बंधन तोड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे भूल जाना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं क्या लेने जा रहा हूं? मोती। लेकिन उसको क्या मिलेंगे बेटा? पत्थर मिलेंगे, ठीक है। वो मोती लेने गया क्योंकि वो बंधन तोड़ कर गया था ना, उसे क्या मिलेंगे? पत्थर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पत्थर मिलेंगे, ठीक है। और वो खुद के किस में फंस जाएगा बेटा? जाल में फंस जाएगा। और वो बनकर गया था बहादुर, लेकिन उस बहादुरी का कुछ नहीं आएगा। फिर वो थक हार कर घर बैठेगा और वो फिर गएगा बसंत फिर आएगा। क्या आएगा? बसंत फिर आएगा। कोई नहीं आएगा। अगर आपने बंधन ही तोड़ लिए फिर बसंत कैसा आएगा? ठीक है। अगर आपने किसी के साथ बंधन तोड़ कर गए हो ना, ठीक है, क्या होता है जब एक इंसान का एक पीक टाइम आता है बेटा, और पीक टाइम पर ना उसमें जब ऐसा एक ईगोटिज्म होता है इंसान में, ठीक है, और उसके चलते ना उसको लगता है कि तू जिससे बात करेगा ना वो तेरा अपना है, और उस चक्कर में ना वो पुराने इंसानों को क्या कर देता है? छोड़ देता है। और मुसीबत में बेटा वो इंसान काम आएगा जो आपका पुराना दोस्त होगा। पुराने दोस्त को आपके पद से कोई मतलब नहीं होता है, और जो नए इंसान आपके साथ जुड़ते हैं ना वो आपके पद को देखकर जुड़ते हैं, या आप जॉब लगे हैं उसको देखकर जुड़ते हैं। अगर वो जॉब चली गई ना तो वो इंसान आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं जब इंसान है ना, या तो रिलेशन बनाओ मत, बनाओ तो उसे निभाओ, ठीक है। तो इसकी रचना कौन सी थी? बसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर, लाल बहादुर, जाल, प्रतीक्षा,
मुझे भूल जाना, सीप के मोती, टूटते बंधन, किसकी रचना होती थी? हेमराज निर्गम की। दोबारा बताता हूं, प्रतीक्षा, सीप के मोती, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, बसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर, जाल, लाल बहादुर और एक, हाँ सारी रचना इसकी किसकी होती थी? हेमराज निर्गम की रचना होती थी। ठीक है, जाल और मुक्ति, हाँ ये इसकी पूरी रचना थी, जाल और मुक्ति। ठीक है, जाल और मुक्ति। ठीक है, ये जाल में फंस जाएगा निर्दयी लोग और उसे क्या नहीं मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, ये रमेश चंद्र जैन है बेटा, जय नारायण कौशिक थे, रमेश चंद्र जैन। इनकी कौन सी रचना थी? मेहंदी रचे हाथ। कौन सी रचना थी? मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना थी बेटा? रमेश चंद्र जैन की रचना होती थी। चंद्र माने क्या होता है बेटा? चांद होता है। क्या होता है? चांद का प्रतीक होता है रात का। और मतलब मेहंदी कब लगाई जाती है? रात को। अब कई कहेंगे सर हम तो दिन को लगाते हैं। ठीक है, जैसे लेडीज संगीत वाली रात होती है ना, उस रात सारी महिलाएं क्या लगाती है? मेहंदी। सुहाग नृत्य नहीं पढ़ा था ना? पढ़ा था क्या? सुहाग नृत्य किससे संबंध था? महिलाओं का जो नृत्य होता था, लड़कों का तो घोड़ी नृत्य होता था और लड़कियों का कौन सा होता था? सुहाग नृत्य। तो चंद्र यानी चांद की रोशनी में ना महिलाएं क्या लगाती है? हाथ पर मेहंदी लगवाती है। तो रमेश चंद्र जैन की रचना कौन सी होती थी? मेहंदी रचे हाथ रचना होती थी। अंधा सफर, कृष्ण महादेव की रचना कौन सी होती थी? अंधा सफर होती थी। इंसान है ना, मतलब क्या होता है बेटा? सफर के बीच में ना जब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, हम कहते हैं ना वो तो अंधा हो गया है, चले ही जा रहा है, उसको पता ही नहीं है डेस्टिनेशन कहां पर है। इंसान सफर के दौरान क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो उसको कौन याद आते हैं? कृष्ण महादेव याद आते हैं, भगवान शिव याद आते हैं। ठीक है, अंधे इंसान को कौन याद आते हैं? भगवान शिव और भगवान कृष्ण। तो अंधा सफर किसकी रचना होती थी? कृष्ण महादेव। वन और पगडंडिया। ठीक है, वन और पगडंडिया। ठीक है, वन और पगडंडिया। जो भगवान श्री कृष्ण होते थे ना बेटा, वो वन में क्या चराया करते थे? गाय चराया करते थे। कभी भी देख लेना, जितने भी बड़े भगवान हुए हैं ना, उन्होंने ना क्या चराई है बेटा? गाय चराई है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण वन में क्या चराया करते थे? गाय चराया करते थे। क्या चराया करते थे? गाय। गोपाल सुना है क्या? गोपाल का अगर आप रियल पढ़ोगे ना, गाय ने जिसको पाला उसे गोपाल कहते हैं। ठीक है, कई कहते हैं गाय को पालने वाला गोपाल, यानी जिसको गाय ने पाला। भगवान श्री कृष्ण को किसने पाला था? गाय ने पाला था। ठीक है, जितने भी गुरुजम्बेश्वर भगवान का इतिहास उठाकर देखो, वो गाय चराया करते थे। क्या चराया करते थे? गाय चराए। जितने भी ये ऋषि मुनि, हाँ 27 वर्ष, जितने भी ऋषि मुनि देखोगे ना, तो उनका इतिहास उठाकर देखना, वो गाय चराते थे। और ये बेटा सच्चाई है, आप घर में एक गाय पाल कर देखो, एक साल में आप कोई भी मनोकामना मांग लेना, अगर सच्चे मन से गाय की सेवा की है ना, वो मनोकामना आपकी संपूर्ण जरूर होगी। ठीक है, सच्चे दिल से एक गाय, अगर एक एक गाय हर इंसान पाल लेना, तो हमें गौशाला खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर इंसान एक एक पेड़ लगाए ना, ठीक है, तो अभी लगभग मैं बात करूं तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। चलो ऊपरले 40 करोड़ हटा दो। ठीक है, 100 करोड़ आज क्या लग सकते हैं? एक दिन में पौधे लग सकते हैं, अगर एक इंसान एक पौधा लगाए। लेकिन हम नहीं लगाते, कटवा कितने ही लो हमसे। ठीक है, लेकिन हम नई चीजें नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वन में भगवान श्री कृष्ण के पगडंडियों पर क्या चराया करते थे? गाय चराया करते थे। ठीक है, अब है अपने पराये और जानी अनजानी राहें। ये किसकी होती थी? डॉक्टर शशि भूषण सिंगल इनका पूरा नाम है। डॉक्टर शशि भूषण की रचना कौन सी थी? जानी अनजानी राहें अपने पराये। शशि को हम जैसे प्यारे बच्चों एक सीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीसी। ठीक है, एक दवाई आती है, उसके बाद सारे अपने क्या पराये क्या हो जाते हैं? अपने हो जाते हैं, और अपने क्या हो जाते हैं? पराये हो जाते हैं। ठीक है, कईयों को पता होता है, शाम को कोई दवाई आती है सीसी में भरकर, उसके बाद अपने तो पराये हो जाते हैं और पराये क्या हो जाते हैं? अपने हो जाते हैं, और बाद में वो जानी अनजानी राहों में चलता है। ठीक है, कहाँ चलेगा? जानी
अनजानी राहों में चलेगा। तो ये किसकी रचना होती थी? डॉक्टर शशि भूषण की रचना होती थी। जानी अनजानी राहें और अपने पराये रचना होती थी। याद हो जाएगा बेटा क्या? आज वाला टॉपिक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।